अब आगे चुपचाप से यही सोपी रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अक्षत ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अदिति को खींचकर अपने से बिल्कुल चिपकाते हुए उससे कहा। अदिति खुद को अक्षत से छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी, इसलिए अदिति अंत में चक कर अक्षत की बाहों में कुछ देर बाद सो गई। अक्षत ने अपनी आंखें खोली तब ये देखा तो अदिति उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अक्षत अदिति की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसकी तरफ झुककर उसके गालों को चूम लिया, फिर उसे और भी खुद से चिपका कर सो गया। अगली सुबह कबीर की नींद थोड़ी देर से खुली। जब पूरे रूम में सूरज की किरणें आने लगी और चारों तरफ उजाला फैल गया, तभी अचानक कबीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। कबीर ने धीरे से अपनी पूरी आंखें खोली और वो दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़कर उठकर बैठ गया। आह, ये मेरा सिर क्यों इतना तेज से दर्द हो रहा है? आखिर हुआ क्या था कल? कबीर अपने सिर को दर्द के कारण दोनों हाथों से पकड़कर उसे दबाते हुए खुद में बोला। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। कबीर ने अंदर आने के लिए कहा तो एक सर्वेंट अपने हाथ में नींबू पानी का ग्लास लिए हुए कबीर के पास आया। सर, यह आपके लिए, मैडम ने जाने से पहले आपको देने के लिए कहा था। उस सर्वेंट ने कबीर की तरफ नींबू पानी का ग्लास बढ़ाते हुए अपना सिर नीचे किए कबीर से कहा। कबीर बिना कुछ बोले उस सर्वेंट के हाथ से नींबू पानी का ग्लास अपने हाथ में ले लिया। सुनो, तुम्हारी मैडम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कबीर अपने हाथों में नींबू पानी का ग्लास लिए हुए ही उस सर्वेंट को रूम से बाहर जाने से पहले उसे रोकते हुए उससे पूछा। मैडम तो सबके साथ कब की कॉलेज चली गई है? उस सर्वेंट ने अपने सिर को नीचे झुकाए हुए ही कबीर से कहा, और फिर कबीर का इशारा मिलते ही रूम से बाहर चला गया। कॉलेज चली गई, वो भी इतनी सुबह? कबीर ने सर्वेंट की बातों को सोचते हुए खुद में कहा और एक घूंट में पूरा नींबू पानी पी लिया। तभी कबीर की नजर सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर गई, जिसमें 11 बजे बज रहे थे। टाइम देखते ही कबीर हड़बड़ा गया और जल्दी से वह गिलास वहीं पास के टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ। ओहे नो, इतना लेट मुझे कैसे हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? आखिर कल हुआ क्या था? कबीर अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद में बोला। नींबू पानी पीने से उसे अब पहले से थोड़ा राहत महसूस हो रहा था। तभी वह रात का याद करने लगा कि कैसे वह काकुन की बात सुनकर यहाँ से गुस्सा होकर क्लब चला गया था और वहां जाकर वह बहुत सारा ड्रिंक करने लगा था। उस समय उसके साथ विराट भी था। उसे बस थोड़ा थोड़ा ही याद था। ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ यह उसको ढंग से याद नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे आया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया तो वह अपने सिर को झटका और तुरंत वॉशरूम में चला गया। रानावत इंडस्ट्री। करीब 1 घंटे बाद कबीर अपने ऑफिस पहुंचा। ये सीधे अपने केबिन की ओर चला गया। केबिन में जाकर वह वहां रघु चेयर पर आराम से बैठ गया। तभी उसके केबिन में विराट और अमन आए, साथ में उनके अक्षत भी था। कबीर ने सबकी तरफ देखा और फिर अक्षत की तरफ देख वह गिल्टी फील करते हुए अपनी नजरें नीचे कर लिया, जिसे अक्षत ने भी देख लिया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वहीं अमन कबीर को देख मुस्कुरा रहा था। अमन को ऐसे मुस्कुराते देख कबीर को चिढ़ मचने लगी। क्या है तुझे? तू इस तरह से मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? कबीर ने इरिटेट होकर अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। रंग चढ़ गया है तेरे चेहरे पर? अमन ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। क्या मेरे चेहरे पर कलर लगा है? और कहाँ लगा है? रुक 1 मिनट। कबीर ने हैरानी से अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। वह जल्दी से अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर खुद के फेस को देखने लगा, जिसे देख अमन और तेज तेज हंसने लगा। नहीं तो मेरे चेहरे पर तो कोई भी कलर नहीं लगा है। कबीर ने अपना चेहरा ढंग से चेक करने के बाद अमन को घूर कर देखते हुए उसी कहा। कारे कबीर बाबू, यह वो रंग है जो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ महसूस करने वाली बात है बाबू। अमन अपने शायराना अंदाज में चेयर पर पीछे की तरफ आराम से बैठकर कबीर को देखते हुए उससे कहा। ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? तेरी यह बकवास बातें बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। कबीर अमन को घूरते हुए उससे कहा और वहीं रखे एक फाइल लेकर उसे चेक करने लगा। अमन के कहने का मतलब तेरे चेहरे पर प्यार का रंग साफ दिखाई दे रहा है। विराट ने कबीर की तरफ देखकर उससे कहा और फिर मुस्कुराने लगा। अब तू भी इसकी तरह बकवास करने लगा? कबीर ने इरिटेट होकर विराट की तरफ देखकर उनसे कहा। बपा, तुझे कल वा कुछ भी याद नहीं है? सच बता, सच में तुझे कुछ भी याद नहीं है या फिर तू कोई नाटक कर रहा है? विराट ने कबीर की तरफ पूर कर देशाते हुए उससे पूछ। क्या याद नहीं है मुझे? और मैं क्यों नाटक करूंगा? मुझे सब याद है। मुझे याद है कि मैं कल रात क्लब गया था और वहीं पर बहुत ड्रिंक किया और फिर शायद तू मुझे घर लेकर आ पाए ना। कबीर ने विराट को सारी बातें बताते हुए उसकी तरफ देखा। विराट और अमन कभी एक दूसरे को देखते तो कभी कबीर की तरफ देख मुस्कुराने लगते। वही अक्षत चुपचाप बिना कुछ बोले बस उन तीनों की बातें ही सुने जा रहा था। ये ले, इसे चेक कर, तुझे पता चल जाएगा कि कल तुमने क्या क्या कारनामे किया है।
विराट कबीर की तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ाते हुए उससे कहा। कबीर ने तुरंत हैरानी में उन दोनों की तरफ देखकर उस पेन ड्राइव को लिया और उसे अपने लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगा। उस पेन ड्राइव में कल के क्लब की रात की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें कबीर के किए गए सारे कारनामे का वीडियो था। जैसे जैसे कबीर उस वीडियो को देखता उसकी आंखें बड़ी होती जाती। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसने खुद किया है। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी यह उसे दिखाया नहीं, क्योंकि ये उसके ईगो के खिलाफ था। साथ में उसे काकुन को लेकर हर भी लग रहा था कि कहीं उसने काकुन के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। तूने तो कल हम सबको बहुत परेशान किया। वह तो भला हो उस बेचारी काकुन का जो जिसने तुझे संभाला। तू तो घर आकर भी उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे किसी फेविकोल की तरह, और उसे बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रहा था। ये तो काकुन तुझे ले जाकर रूम में सुलाए, तब जाकर हम लोगों ने चैन की सांस ली। कबीर ने सारी बात सुनकर बिना किसी की तरफ देखे वो पेन ड्राइव वहीं रखा और तुरंत चेयर पर से उठकर एक साइड गया और विंडो के सामने खड़े होकर अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कुछ देर तक कॉल पर बातें करने के बाद कबीर वापस से चेयर पर आकर बैठ गया। वहीं विराट और अमन कबीर को अजीब नजरों से देख रहे थे। तू किसे कॉल कर रहा था? क्या तू काकुन से फोन पर बात कर रहा था? विराट ने कबीर की तरफ देखकर उससे पूछ। नहीं, मैं अपने आदमियों से बात कर रहा था, कबीर ने शांत भाव से अपने फाइल में देखते हुए उससे कहा। विराट और अमन कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वही अक्षत सब समझ गया था। विराट कुछ पूछता है उससे पहले ही कबीर ने उसे और अमन को एक एक फाइल पकड़ाई और उसे कालीट करने के लिए कड़ा। विराट और अमन दोनों मुंह बनाकर वो फाइल लिए और अपने अपने केबिन में चले गए। अक्षत जो कि वहीं बैठा हुआ था, वह भी केबिन से जा ही रहा था कि तभी कबीर की आवाज उसके कानों में पड़ी। सॉरी पार, कल के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर तू ही जानता है मैं कितना शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। इतना जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं पछताता हूँ। कबीर ने अफसोस से अक्षत की रूम से बाहर जाते देख उसे रोकते हुए उससे कहा। मैंने तुझे कल रात में ही माफ कर दिया है, इसलिए तुझे बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अक्षत ने शांत भाव से कबीर की तरफ देखकर कहा। कबीर तुरंत चेयर पर से उठा और अक्षत के गले लग गया। अक्षत भी मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर कुछ देर बाद अक्षत वहां से चला गया और कबीर चेयर पर अपना सिर टिकाए हुए किसी गहरी सोच में डूब गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में काकुन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर कबीर की याद सता रही थी। उसे कबीर को लेकर चिंता भी हो रही थी कि अब कबीर ठीक होगा या नहीं। ना जाने क्यों वह बेचैन हो रही थी। वह कबीर के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन वह कबीर को कॉल भी नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही करते हुए पूरे दिन बीत गए। सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद काकुन अदिति, रिया और मानवी के साथ कॉलेज से बाहर आए। तभी वहां कॉलेज के बाहर काकुन के सामने एक कार आई जिस पर कबीर के कार जैसा ही लोगो बना हुआ था। काकुन तुरंत सबको बाय बोलकर उस कार में बैठ गई। वहीं अदिति को लेने के लिए उसका भाई आदित्य आया था। अदिति अपने भाई के साथ चली गई। रिया और मानवी भी वहां से अपने घर चली गई। कानून जिस कार में बैठी हुई थी और ड्राइवर काकुन को पीछे सीट पर बैठा हुआ उसे फ्रंट मिरर से देख रहा था और इस समय उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया। काम हो गया है बॉस, बहुत जल्द वह आपके पास होगी। उस आदमी ने किसी को मैसेज लिख उसे सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी को ड्राइव करने लगा। काकुन जो कि अभी भी कबीर के ख्यालों में डूबी हुई थी, वह उस टाइम के सामने बैठे ड्राइवर के चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाती है। वह ये कर अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि शायद कबीर का कोई कॉल आया हो, लेकिन कबीर की कोई भी कॉल नहीं आई थी। तभी अचानक उसकी नजर विंडो से बाहर गई। वह खुद को किसी आउट एरिया की तरफ जाते देखा हैरान रह गई। भैया, आप ये किस तरफ से लेकर जा रहे हैं? मुझे इधर से तो बिला नहीं पड़ता। काकुन ने हैरानी से बाहर की तरफ देखते हुए उस आदमी से पूछा। मैडम, उस रास्ते पर आज एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह रास्ता अभी ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से आपको लेकर चल रहे हैं। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, उस आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के काकुन से कहा। काकुन उस आदमी की बात सुन थोड़ी शांत हो गई और आराम से सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद उस आदमी ने एक झोपड़ी नुमा घर के सामने कार रोक दी और फिर वो काकुन को बाहर निकलने के लिए बोला। ये कौन सी जगह मुझे लेवार आ गए? मैं चुपचाप से पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ो मुझे और तुरंत लेकर चलो यहाँ से मुझे, काकुन ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखकर कहा। वह आदमी काकुन की बात सुन गुस्सा हो गया और एक झटके में उसकी कलाई को पकड़ उसे से खींचते हुए एरोप्लेन नुमे घर के अंदर लेकर गया और वही अंदर एक रूम में ले जाकर उसे धक्का दे दिया। फिर रूम का जोर लॉक कर दिया। इतना तेज से उस आदमी के द्वारा धक्का देने के कारण काकुन को चोट लग गई थी। उसके हाथ से छिल गए थे। वह अपने हाथ पैर को देखते हुए रोने लगे।
इधर ऑफिस में बैठे हुए ही अचानक कबीर को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। कबीर को रह रहा काकुन की याद आ रही थी, वह उसे देखना चाह रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वह तुरंत केबिन से बाहर जाने के लिए निकल गया। करीब 1 घंटे बाद काकुन को जिस रूम में रखा गया था उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबा चौड़ा आदमी चलकर रूम में आया। उस आदमी ने चेहरे पर अपने मास्क लगाया हुआ था। उस कमरे में पूरी तरह में अंधेरा था, जिस कारण वह आदमी काकुन को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने एक आदमी से लाइट ऑन करने के लिए कहा और वहीं रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही वहां की लाइट ऑन हुई, चेयर पर बैठे आदमी की नजर कमरे के कोने में बेटी काकुन के ऊपर गई। काकुन की खूबसूरती देख वह आदमी पागल हो रहा था। वह तुरंत अपने चेयर पर से उठा और काकुन की तरफ बढ़ने लगा। काकुन उस आदमी को खुद की तरफ आता देख बहुत ही ज्यादा घबरा गई। घबराहट के कारण काकुन के माथे पर पसीना उभर आया। टू बी कंटिन्यूड।